नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बात बिहार की में आज चर्चा चिराग पासवान को लेकर और उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर। क्या पशुपति पारस को एक बार फिर से एनडीए में तरजीह मिलने लगा है, क्योंकि उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है। एक ऐसे समय में जब 2024 में पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का टिकट काट दिया गया। केंद्रीय मंत्री थे पशुपति पारस, मोदी कैबिनेट से उनका इस्तीफा होता है और कहा जाता है उनकी राजनीति अब हाशिए पर चली गई। लेकिन सियासत में कब कौन हाशिए पर होता है और कब कौन कहां होता है, यह कहना मुश्किल है। और शायद चिराग पासवान के हालिया बयान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अलर्ट मोड पे है। बिहार में दलित राजनीति के जितने भी जानकार हैं वो समझते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के हालिया बयान को देखते हुए अलर्ट मोड पर इसलिए अभी से आ गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान का तेवर यही रहता है और यही रुख वो अख्तियार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से राजनीति पर विचार कर सकती है। अब तक चिराग पासवान मोदी के हनुमान और एनडीए के भरोसेमंद साथी के तौर पर गिने जाते रहे हैं अब तक, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं, केंद्र में अभी मंत्री हैं, 5 सांसद उनके जीत करके भी आए इस बार। लेकिन सवाल यह कि पशुपति पारस को अचानक तरजीह कैसे, और पशुपति पारस ने आभार भी जताया अमित शाह का गृह मंत्री से मुलाकात के बाद। अब देखिए, एक विरोधाभास है। चिराग पासवान की पार्टी पशुपति पारस को एनडीए का हिस्सा नहीं मानती है, जबकि अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और खुद को पशुपति पारस एनडीए का सहयोगी बताते हैं। अब यह चर्चा इसलिए भी तेज है कि क्या चिराग पासवान ने जो बयान दिया, लेटरल एंट्री पर जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा, झारखंड को लेकर जिस तरह से ऐलान किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को असहज करती है? हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान डॉक्टर संजय कुमार सर पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार तक पर तमाम मुद्दों पर और अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, बिहार तक पर लगातार आप इनको सुनते हैं। प्रियदर्शी रंजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय सर, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह से पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात होती है, दलित राजनीति पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसकी अहमियत पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग के हालिया बयान को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर है और एक बार फिर से अच्छे दिन पशुपति पारस के आने वाले हैं, उनको अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और यह मुलाकात उसी कड़ी का हिस्सा है? बिल्कुल माना जा सकता है इसको, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के एक मजबूत साथी के तौर पर हैं। अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं जी, तो कुछ दिन पहले ही चुनाव लड़ करके आए हैं। लेकिन जिस तरह से हर फैसले के साथ ये विरोध में खड़े हुए दिख रहे हैं, इतनी मजबूती के साथ तो विपक्ष भी नहीं खड़ा है जितनी मजबूती के साथ चिराग खड़े हुए हैं। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष तो इसको अश्लील करेगी, ये कुछ बात है। और फिर इतने मजबूती के साथ हमारे हर निर्णय का विरोध, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड का संशोधन का मामला हो, चाहे वो सब कैटेगराइज करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे भारत बंद का मामला हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला, जो भी है विपक्ष के एजेंडे के तौर पर विपक्ष की तरह चिराग पासवान उसके खिलाफ में खड़े हो जा रहे हैं। तो जब खड़े हो जा रहे हैं तो उनके तो कान खड़े होंगे। अब लेटरल एंट्री पर देख लीजिए, जिस तरह से इन्होंने हमलावर होकर के केंद्र को घेरे में लिया, वैसा तो मैं नहीं समझता हूं कि विपक्ष के लोग भी इतने धारदार तरीके से सत्ता को घेरे। लेटरल एंट्री चूंकि कांग्रेस के समय से ही चल रही है, होती ही है, जो उस विभाग के एक्सपर्ट होते हैं उनको जगह मिलते रही। ठीक है, उस समय विरोध नहीं हुआ। अभी चूंकि रिजर्वेशन का मुद्दा ही लगता है कि चुनाव जीतने के लिए और चुनाव हारने के लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस वजह से उसको लोग करते हैं। लेकिन चिराग पासवान तो उसी गठबंधन के हिस्से हैं, तो इसकी वजह से निश्चित रूप से कान खड़े हुए। और जो आप कह रहे हैं कि जो पशुपति पारस को भाजपा ने बिल्कुल
एकदम किनारे कर दी थी। पार्टी का कोई लगता था ही नहीं कि एनडीए के साथ रिश्ते हैं, बल्कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि क्या पशुपति पारस भी एनडीए के हिस्से हैं, जब इस तरह के सवाल उन पर होने लगे थे। बिहार तक पे खबर दिखाई सर, हमने संजय सर, हमने बिहार तक पे बयान चलाया। चिराग पासवान के सांसद हैं अरुण भारती, वो कह रहे थे कि नहीं एनडीए का हिस्सा नहीं है, आउट है पशुपति पारस। लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई सर, वो क्या बयां करती है? चाहे लेटरल एंट्री, आप सबसे बड़ा कारण कौन सा मानते हैं? और क्या संभावित जो राजनीति में चीजें होती हैं उसको बीजेपी ने अभी से भांप लिया है? केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात इसी कड़ी का हिस्सा माना जाए? नहीं, सबसे बड़ा जो कारण लगता है मुझे, मेरे समझ से, एक लेटरल एंट्री पर तो जिस तरह से इन्होंने आक्रामक तेवर अपनाया भूमिका की तरह, और दूसरी तरफ जातीय गणना। केंद्र जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कह दिए थे कि हम सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती तो 51 के सेंसस के साथ हो ही रहा है। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेगी कि ये जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटे और जातियों की अपनी महत्वाकांक्षा हो और उस महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाए कि हम लोग किनारे हो जाए, कोई और आ जाए। इसको लेकर के तो नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था जब बिहार का एक डेलीगेशन मिलने गया था कि आप राज्य में कराना चाहते हैं करा लीजिए, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं कराने जा रहे हैं। जो इनके बयान है, जो इनके मंत्री रहे हैं, गृह राज्य मंत्री, जो उनके बयान आप देख लीजिए, सदन के पटल पर है, वो कास्ट सेंसस के पक्ष में तो नहीं है। चिराग पासवान ने मजबूती के साथ कहा कि नहीं, हम जातीय जनगणना होनी चाहिए। यही और अजीत पवार दो व्यक्ति तो हैं जो एनडीए में रहते हुए भी जातीय जनगणना की बात की। शायद ये बातें चुभी होगी। और जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, तस्वीरें भी सच बोलती है और बहुत कुछ बयां कर देती है। तो तस्वीर तो बता ही रही है कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पारस जी के घर पर पहुंच जाते हैं और उनको शॉल दे के सम्मानित करने लगते हैं। अमित शाह जी से बुके लेते हुए तस्वीरें वायरल हो गई, प्रिंस राज वहां मौजूद हैं। तो अमित शाह, दिलीप जायसवाल, अब इसके बाद अरुण भारती को शायद समझ में आ गई होगी बात कि वो एनडीए के हिस्से है कि नहीं है। अब इसके बाद एनडीए का हिस्सा बताने की किसी को जरूरत है क्या? अरुण भारती को किसी ने बता भी दिया होगा कि अब वो पारस जी एनडीए के हिस्से नहीं, एकदम आप निश्चिंत रहिए, बस आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, आप उसका आनंद लीजिए। अब तो उनको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, वो गड़बड़ा गए थे, हम वो एनडीए के हिस्से हैं अभी। तो भाजपा तो दोनों हाथ में दाव रखती है ना, वो बायां हाथ भी वो अपना उसका इस्तेमाल करती है, दाहिने हाथ का भी इस्तेमाल करती है। तो अब उसमें तो दिखाई पड़ रहा है कि पारस जी की नजदीकियां और चिराग पासवान का अटैक, दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बीजेपी बैठाएगी, वो तस्वीर तो बता रही है, दिखा रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम वक्त के लिए थे, लेकिन हम जरूर आगे आपसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया सर, शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। प्रियदर्शी रंजन सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। जो पॉलिटिकल हैपनिंग इन दिनों चल रही है और चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह का अब परसेप्शन एक तरह से आप कहिए बनने लगा है, और वरिष्ठ पत्रकार, खासकर राजनीतिक विश्लेषकों में यह चर्चा है इन दो तबकों में कि चिराग पासवान की जो राजनीति है वो दूसरे सिरे से अब शुरू हो रही है। ये दूसरा सिरा है क्या? दरअसल लोग समझना चाह रहे हैं कि ये भाई अभी 90 दिन भी नहीं हुए हैं, मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, 10 साल से सांसद थे, चिराग पासवान ऐसा रुख अपना क्यों रहे हैं? ये बेसिक सा सवाल है जो हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए वो समझना चाह रहे होंगे। संजीव पांडे सर भी जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं हम संजीव पांडे सर का। एक सप्ताह बाद हमारे साथ जुड़े हैं सर, स्वागत है। चलिए प्रियदर्शी रंजन सर बात रखिए। देखिए क्या है कि ये चला चली की बेला है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एनडीए के साथ। चिराग पासवान उस मूड में आ चुके हैं कि अब वे टाटा बाय बाय कर देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है, चिराग पासवान के साथ उनका जितने दिनों का साथ था कमोबेश वो पूरा हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं चिराग पासवान, हाँ आ रही है सर, आवाज बन रही है, लाइव है सर, आप बोलिए। कहीं न कहीं एनडीए की नीतियों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। आज के दिन ही झारखंड में चिराग पासवान ने एक बड़ी घोषणा की कि उन्हें अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, मन माफिक सीटें नहीं मिली, तो वे
झारखंड में सभी सीटों पर या कम से कम 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। असल में लोग ये चिराग पासवान उस मूड में आ चुके हैं कि जो सबक उन्होंने नीतीश कुमार को सिखाया है वही सबक वे भारतीय जनता पार्टी को सिखाएं और उस मुकाम को हासिल करें जहां से तमाम दल चिराग पासवान को अहमियत दें। लेकिन चिराग पासवान यह भूल रहे हैं कि वो बैसाखी की राजनीति के सहारे खड़े होते हैं। एकला चलो की राजनीति में उन्हें कभी सफलता नहीं मिली है, एकला चलो की राजनीति कभी उन्हें रास नहीं आई है और उनकी राजनीति ज्यादा समय ज्यादातर एनडीए के साथ ही फलीभूत हुई है, चाहे वो रामविलास पासवान की राजनीति हो या अभी की राजनीति। और उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जब उनके पिता रामविलास पासवान को भी जिस तरीके से सीटें आई थी और उनका मनोबल बढ़ा था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2005 में ऑपरेशन किया था। अभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही के दिनों में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद किस तरीके से उनका ऑपरेशन किया गया पशुपति पारस को लेकर के। तो ये जो राजनीति है ना, उसमें चिराग पासवान क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है। एक समय वे कहते थे कि हनुमान है, एनडीए के हनुमान है, भारतीय जनता पार्टी के हनुमान है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है। तो वो हनुमान और केसी त्यागी कहते थे कि वे ऐसे हनुमान है जो अपनी ही अयोध्या में आग लगा देते हैं। तो वो जो ये जो चिराग पासवान है, इस बार फिर से वे अपने पूंछ में लुकवारी बांध करके घूम रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की अयोध्या में आग लगाई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में आग लगाई जाए। और बड़ा बयान आप दे रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। प्रदीप सर से जान लेते, फिर संजीव सर के पास चलेंगे। प्रदीप सर, पटना में हैं आप, जो कुछ भी पटना की पॉलिटिक्स में चलता है दिल्ली तक उसका असर दिखता है और मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने रांची से भाया पटना और भाया दिल्ली तक जो संदेश दिया है वो देश भर में। संजीव सर, अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो हम आपको फ्रेम में ले पाएंगे। मुझे लगता है एक बार फ्रेम ऑन कर लीजिए संजीव सर आप। प्रदीप सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या देख रहे हैं चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को, और देखिए कब कौन सियासत में फलक पर चला जाएगा और कौन अर्श से फर्श पे आ जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। पशुपति पारस और प्रिंस पासवान अमित शाह से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो जाती है कि एलजेपी-आर को भी अब जो तरजीह मिल रही थी वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी मिलेगी, यानी पशुपति पारस भी अब बड़ी भूमिका में होंगे, बड़े किरदार बनेंगे। क्या लगता है आपको? अच्छा जी, चूंकि चिराग पासवान की चर्चा कर रहे हैं और उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, तो निश्चित रूप से एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जैसा संजय जी बता रहे थे पहले कि जो दल केंद्र की सत्ता में होता है और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके लिए जाति की राजनीति की बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप याद कर लीजिए, कांग्रेस का भी 1947 से लेकर अभी तक का इतिहास, अभी केवल राहुल गांधी का एक नया एपिसोड चल रहा है ये 6 महीने से। इसको अगर आप इधर 6 महीने राहुल गांधी की भूमिका को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज हम कर दे तो देखेंगे कि जो भी राष्ट्रीय दल होता है जाति की राजनीति करते समय उतना अधिक कंफर्टेबल नहीं होता है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो तो हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति की राजनीति जब कभी भी होगी, जहां कहीं भी होता है, तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके विपरीत आप ये जितने भी क्षेत्रीय दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कई दल है उस प्रकार के, आप देखेंगे तो इन लोगों के लिए जाति की राजनीति से अलग हटकर सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है उसी पर निर्भर है। तो चिराग पासवान की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित रूप चिराग पासवान जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस समुदाय के हित को प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना उनकी मजबूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की, तो आप एक चीज अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, प्रायः अगर हम बिहार, विशेष रूप से बिहार की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़कर आते और जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को छोड़ा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे पिछले बार भी अगर पशुपति कुमार पारस वाला जो विवाद है उसमें जैसा प्रियदर्शी जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, तो जैसा हम लोगों को तो याद यही है कि नीतीश कुमार की सह पर पशुपति कुमार पारस की अलग पार्टी बनी और ललन सिंह के आवास पर ही बीना देवी की अध्यक्षता में वो पहली मीटिंग हुई थी जब पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में इनके सभी सांसद चिराग पासवान के चले गए। और चूंकि उसका
जो एक तरह से जो परिप्रेक्ष्य बना था वो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका क्यों हुआ था, उस पर हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं। आशीष जी, एक सवाल उत्पन्न होता है कि जो आपने कहा, संजीव सर हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तब पशुपति पारस को नीतीश कुमार गाइड कर रहे थे। अब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं और बहुतों का मानना है, कई वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के नए भतीजे हैं और नीतीश कुमार उनको इस तरह की राजनीति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी कास्ट सेंसस पे जो अपना रुख अपनाया है, और चाहे देखिए अभी इजराइल वाले मुद्दे पे जिस तरह से केसी त्यागी का बयान आया है अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बयान असहज करने वाला हो सकता है। कह रहे हथियार का सप्लाई रोक दीजिए। खैर, हम चर्चा बिहार पर ही सेंट्रिक रखेंगे, आपको टिप्पणी करना होगा तो करिएगा जरूर सर। लेकिन एक तरफ जेडीयू, दूसरी तरफ चिराग पासवान का ऐलान, क्या इन सभी चीजों को देखते हुए, संभावित चीजों को देखते हुए, संजीव सर शायद मुझे लगता है संजीव सर के फ्रेम में कोई दिक्कत है, आज बार बार उनका फ्रेम जा रहा है। प्रियदर्शी रंजन सर आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर संजीव सर आएंगे तो उनसे सवाल का जवाब ले लेंगे। प्रियदर्शी रंजन सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये मैं पिछली बात तो जो मेरी अधूरी रह गई थी वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हनुमान के पूंछ में लुकवारी बांधा था कि जदयू की अयोध्या में आग लगा दो, पीछे दरवाजे से अब ये कहा जा रहा है कि उसी हनुमान के पूंछ में इस बार नीतीश कुमार ने लुकवारी बांधा है कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में आग लगा। तो ये चल रहा है परस्पर। नए भतीजे के तौर पर जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, या नीतीश कुमार जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं कोई खेल हो रहा है। और चलिए आ चुके हैं, पढ़ी ले लेते हैं। संजीव सर का आज फ्रेम शायद ठीक नहीं है, बार बार। संजीव सर आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, सवाल आपसे था, आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब प्रियदर्शी रंजन सर ने दे दिया है। मुझे लगता है कि आप इस पर टिप्पणी करिए कि ये सारा खेल जो चल रहा है, क्या नीतीश कुमार से गाइडेड है चिराग पासवान? अभी प्रदीप सर कह रहे थे कि समय था एक जब ये चर्चा थी कि पशुपति पारस जो है नीतीश कुमार से गाइडेड होकर चिराग पासवान के साथ खेल कर रहे हैं, और अब देखिए परिस्थिति बदली। चिराग पासवान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह देना शुरू कर दिया है पशुपति पारस को। तरजीह दे, चाहे जिस व्यक्ति को तरजीह दे, भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें करती रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले पशुपति कुमार पारस को तरजीह नहीं दिया था, तो चिराग पासवान से बंगला खाली करवा लिया? ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में, और कोई किसी के गाइडेंस से नहीं चलता है। पहली बात तो नीतीश कुमार के गाइडेंस से चिराग पासवान चलेंगे, ये आप समझ लीजिए कि एक टिप्पणी में मुझे कोई दम नहीं लगता। बेसिकली 4-5 भारत सरकार के फैसले थे, किन परिस्थितियों में भारत सरकार बैकफुट पे है। नरेंद्र मोदी सरकार तो मानी जाती थी कि अपने फैसलों से पलटती नहीं। आप देखिए कि लेटरल एंट्री बार बार संजीव सर की आवाज में आज दिक्कत है। चलिए, कभी कभी तकनीक की समस्या होती है। सर संजीव सर आ चुके हैं वैसे। जी बोलिए। हाँ बोलिए संजीव सर, बोलिए। लेटरल एंट्री पे घुटने टेकी सरकार ने, फिर उससे पहले मैंने देखा कि ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया, वक्फ बिल कमेटियों को भेजना पड़ गया। तो ये सरकार के जो तमाम फैसले हैं, तो ये आप देखिए कि सरकार कितने प्रेशर में काम कर रही है, और ये प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साइड से है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और उसमें कोई भी राजनीतिक दल बेहतर निगोशिएशन कर। देखिए, जो सब कैटेगराइजेशन का जो फैसला आया है, तो सब कैटेगराइजेशन का फैसला, अगर भाजपा को अपने हिंदू वोट बैंक का ख्याल है, तो वैसे चिराग पासवान को अपने क्रीमी लेयर का ख्याल है। सब कैटेगराइजेशन का अगर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती है, तो बिहार जैसे स्टेट में 2 जातियां बहुत प्रभावित होंगी, एक पासवान और एक रविदास। तो वैसे में चिराग पासवान को अपनी वोट बैंक की चिंता है, और चिराग पासवान को पता है कि पशुपति कुमार पारस लोकसभा में तो फिलहाल कोई मदद नहीं कर पाएंगे उनको, नरेंद्र मोदी की सरकार को। बिहार के चुनाव में कुछ मदद करेंगे, कितना प्रभावी हो। बोलिए प्रियदर्शी रंजन सर। जी प्रियदर्शी रंजन सर। बोलिए। क्या है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान अभी एक साथ एकमत होते हुए दिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार लेकिन प्रियदर्शी रंजन सर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ये आज नहीं कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से जीतन राम मांझी को साध रहे थे, किस तरीके से वे चिराग पासवान को भी
नापसंदगी के बावजूद दुलार रहे थे, उसी तरीके से आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए चिराग पासवान को अपने साथ किए हुए हैं। और चूंकि अभी चिराग पासवान अकेले ही भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रभाव डालने में कामयाब हैं, दबाव डालने में कामयाब हैं, तो नीतीश कुमार चुपचाप अंदर खाने तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर चिराग पासवान कमजोर कड़ी साबित होते हैं या दबाव बनाने में कमजोर होते हैं, तो देखिएगा नीतीश कुमार भी हमला करेंगे और नीतीश कुमार का ज्यादा आक्रामक हमला होगा। तीनों मेहमानों से बारी बारी एक मिनट में टिप्पणी चाहूंगा। मिनट हम सभी के पास चलेंगे, समय सीमा के साथ चलेंगे कि चिराग पासवान, चूंकि संजीव सर 90 दिन से भी कम अभी हुआ है मंत्री बने हैं मोदी कैबिनेट में, ऐसी क्या जल्दीबाजी हो गई कि एक दूसरा रुख अख्तियार कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जीतन राम मांझी, एक ही सांसद अपनी पार्टी से, इकलौते सांसद केंद्र में मंत्री भी बने और सुर में सुर मिला रहे हैं। राष्ट्रीय फलक पर अगर आप देखें तो मोदी सरकार के साथ, प्रदीप सर ये सवाल आपसे हम शुरू करेंगे, ज्यादा इंक्लाइंड दिखते हैं जीतन राम मांझी बनिस्बत चिराग पासवान के? आशीष जी, मैं इसे अलग रूप में देखता हूं और जो पैनलिस्ट है वो उनकी बातों से थोड़ा सा असहमत होते हुए, इसलिए कि जैसे देखिए जो परिस्थिति बनी देश में इस चुनाव के बाद भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी आप देखेंगे कि ये जनगणना, जनसंख्या का जो सर्वेक्षण है, जातिगत सर्वेक्षण का मुद्दा है, चाहे बाद में इलेक्टोरल एंट्री का मुद्दा आया है अभी, ठीक है, और उसके बाद ये राहुल गांधी का उसके ऊपर ज्यादा मैंने एक तरह से प्रभावी प्रहार करना, उसके बाद मुझे लगता है ऐसा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि ये मुद्दा कहीं एक अलग रुख ना अख्तियार करे जिसका कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही चिराग पासवान की अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो एक तरह से डायरेक्शन था, फैसला नहीं कहेंगे हम उसे, सुप्रीम कोर्ट का जो एक सुझाव था क्रीमी लेयर के मामले में या सब कैटेगराइजेशन के मामले में, अगर चिराग पासवान अगर सामने नहीं आते तो इसका क्रेडिट जो है, अगर कोई परिवर्तन होता तो क्रेडिट जाता विपक्ष के पास, क्रेडिट जाता राहुल गांधी के पास या अखिलेश यादव के पास या चिराग या तेजस्वी यादव के पास, ठीक है। लेकिन आज हम सभी यहाँ पर बैठकर जो है इसका क्रेडिट दे रहे हैं चिराग पासवान को। तो उस रूप में अगर हम देखें तब तो फिर जो प्रधानमंत्री का हनुमान जो चिराग पासवान को कहा जाता है, तो चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री का काम कर रहे हैं कि उसका क्रेडिट जो है, जो मिलना चाहिए था विपक्षियों को, विपक्षी नेताओं को, वो क्रेडिट आज सभी लोग जो है चिराग पासवान के खाते में डाल रहे हैं। तो एक तर्क तो इनका ही है, जो बात ये कह रहे हैं ये एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन भाई दूसरे पार्टी क्यों नहीं शहीद हो रहे? चिराग पासवान 90 दिन से पहले, ये मतलब एक आपको नहीं लगता कि मतलब राजनीति में इस तरह की शहादत भारी पड़ सकती है? नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं जो उन्होंने बात कही ना उससे बात आगे निकल गई है। पहले मैं भी यही समझ रहा था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस विरोध के स्पेस को खत्म कर देना चाहती है जिसका लाभ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवाद की राजनीति करने वाले या आरक्षण की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल है वो उठा ले जाए। लेकिन अब बात इससे आगे निकल गई है। चिराग पासवान के तेवर ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कुछ असहमतियां हैं जिसको लेकर के भाजपा और चिराग के बीच सहमति नहीं बन रही। तो अब ये मामला वहां तक चला गया है, अब चिराग के पास लौटने का कोई मौका नहीं दिख रहा है। अब तो यहां तक बात आ गई है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, बस बहुत हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। दोनों एक दूसरे को इस अंदाज में बाबा टटा कह देना चाहते हैं। तो ये बातें हो रही है। तो देखिए संजीव सर जुड़ गए हमारे साथ चर्चा में। नेटवर्क कुछ ज्यादा ही बेवफाई कर रहा है उनके साथ। संजीव सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए अभी प्रदीप सर ने एक बात कही कि देखिए जो स्पेस होता है, विपक्ष जो स्पेस, जैसे कहा गया कि राहुल गांधी की राह पर, अखिलेश यादव की राह पर, ये विपक्ष के स्पेस को खत्म करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल, ये भी एक तर्क था कुछ दिन पहले तक। प्रियदर्शी रंजन सर इससे सहमति रखते हुए एक कदम आगे की बात कहते हैं। इसमें एक और कड़ी जुड़ती है सर, संजीव सर, कि चिराग पासवान अगर झारखंड में हमारी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं।
ये बिहार की राजनीति से थोड़ा अलग बढ़ना हुआ। देश की राजनीति में अपना पैर पसारना ठीक है, हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा, नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन 90 दिन के भीतर दूसरे सूबे में इस तरह का स्टैंड चिराग पासवान का, ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए एंड चिराग मांझी का स्वार्थी कह देना चिराग पासवान को, यह भी बताता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान को आगे किया, ये मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। पहली बात तो चिराग पासवान को अपना वोट बैंक की चिंता है। सब कैटेगराइजेशन अगर लागू होगा तो उसका बिहार में मेजर संजीव सर कह रहे हैं कि मेजर फायदा होगा का, क्योंकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि 17 से 18% वोट बैंक पर नीतीश कुमार की भी नजर है, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, और सवर्ण प्लस दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दिया भी गया, ये कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। प्रदीप सर, आप ही से शुरू करते हैं। 17% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, 17 से 18% वोट बैंक। संजीव सर की बात अगर अधूरी रह गई है तो संजीव सर पूरी कर लीजिए बात। सर ये है कि देखिए सब कैटेगराइजेशन जो है बीजेपी का एक बड़ा लंबा प्लान है, दलितों को आपस में लड़ाने का प्लान है, ये सारे जानते हैं। हरियाणा में एक तरफ आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे कर दिया, दूसरी तरफ हरियाणा में जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि जो कमेटी की रिपोर्ट है सब कैटेगराइजेशन का, हम उसको लागू करेंगे, जिसमें सब कैटेगराइजेशन में ए और बी दो दलितों को 2 भाग में बांट दिया है। तो ये तो एक जो आप जो बोल रहे हैं ना कि विपक्ष को भोथर करने के लिए, उसके बार को भोथर करने के लिए, इसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में है, ये सारे देश की जनता जानती है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती है। तो चिराग पासवान को उसकी वो चिंता है कि हमारे वोट बैंक का क्या होगा, कल को हमारा जो वोट बैंक हमसे पूछेगा। मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में आखिर चुनाव आयोग की घोषणा के अगले दिन एक कैबिनेट की मीटिंग में कैसे एक्सेप्ट किया गया कि हम सब कैटेगराइजेशन ए और बी डिप्राइव्ड दलित एंड जो अदर दलित में बंटवारा करेंगे रिजर्वेशन का। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, देखिए वो सब कुछ पता है लोगों को कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, क्या इस देश के दलितों को नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुल्लम खुल्ला जो है, बेशक बीजेपी के सांसदों के दबाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में नहीं है, सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अगले दिन ही कैसे कर लिया कि हम सब कैटेगराइजेशन ए और बी में दलितों का आरक्षण को बांटेंगे। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान को अपने वोट बैंक की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनको आगे नहीं किया है, और भाजपा बहुत ज्यादा इसलिए बेचैन है चिराग पासवान से कि लेटरल एंट्री पे, अब बताइए लेटरल एंट्री पे चिराग पासवान ने क्यों अटैक किया? फिर लेटरल एंट्री पे जिस ढंग से चिराग पासवान ने स्टैंड लिया और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी सरकार को घुटने टेकने की मैं बात करूंगा, घुटना टेक गई है सरकार लेटरल। चलिए ठीक है। लेकिन एक दर्शकों का सवाल है, रामचंद्र मौर्य जी लिख रहे हैं चिराग और पशुपति पारस के बिना बीजेपी का वजूद नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जीत सकते। प्रदीप सर, ये सवाल दर्शकों का सवाल है और इसीलिए मैं जाति की बात कर रहा हूं। अभी जो कास्ट सर्वे आया है इसमें मोटा मोटी जो रिपोर्ट है 17-18% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। प्रदीप सर, आप विश्लेषण करते रहते हैं और इस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और देखिए, अगर चिराग पासवान बागी होंगे तो उनका अल्टरनेट तलाशना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, सहयोगी के रूप में तलाशे या जैसे भी तलाशे। मैंने आशीष जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत की सच्चाई है कास्ट, भारत की सच्चाई कास्ट है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। और ये समस्या पहले भी थी, आज भी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि जब राष्ट्रीय पार्टी कोई भी, कांग्रेस भी, मैंने कहा कांग्रेस के लिए भी ये थी, जो किसी भी दल को राष्ट्रीय राजनीति करनी है उसके लिए समस्या रहेगा, क्योंकि अन्य दल जो है वो केवल अलग अलग जातियों की राजनीति करते हैं। हरियाणा की बात कर रहे थे संजीव जी, वहां पर एक जाति का अपना दल है, जैसे वहां जो ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्रों का दल है अलग अलग, वो केवल एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो 17% जो अनुसूचित जाति की आबादी है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रही बात सब कैटेगराइजेशन की बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो नीतीश कुमार ये पहले ही कर चुके थे। आपको याद होगा कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही महादलित और दलित में बांटा था। दलित में पहले 4 जाति को रखा, फिर बाद में केवल पासवान को ही छोड़ दिया,
क्यों छोड़ दिया पासवान को? इसलिए कि पासवान लगातार पारंपरिक रूप से आज 25-30 वर्षों 40 वर्षों से कह लीजिए कि बिहार की राजनीति में वो रामविलास पासवान के साथ रहे हैं। बाद में वही मतदाता जो है वो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। तो चिराग पासवान को जो सब कैटेगराइजेशन का जो विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान या क्रिमिनल लेयर का विरोध करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका आधार वोट ही अगर खत्म हो गया तो फिर वो राजनीति कहाँ करेंगे। उसी प्रकार से जीतन राम मांझी की भी मजबूरी है कि अगर वो अपनी जाति के इंटरेस्ट को डिफेंड नहीं करेंगे तो पासवान को उनको वोट देने आएगा नहीं। पासवान तो केवल अब इस बार गया के लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए आप, कुमार सर्वजित जो राष्ट्रीय जनता दल के पासवान जाति के उम्मीदवार थे, ठीक है, अंतिम क्षण में अगर चिराग पासवान को के मां को की गाली नहीं दी गई होती तेजस्वी यादव की सभा में, तो वहां के पासवान जाति के लोग तो कुमार सर्वजित को वोट दे रहे थे। अगर कुमार सर्वजित को वोट मिला होता तो जीतन राम मांझी हार गए होते। तो दूसरी बात जो कंक्लूजन यही है कि देखिए बिहार में हर जाति का पाया देख लीजिए, हर जाति का लगभग एक नेता है, चाहे वो बात कर लिए जीतन राम मांझी की बात कर ली जब अब इसी के साथ जोड़कर हम देखिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ केवल, क्योंकि वो पिछड़े वर्गों के लिए रोहिणी आयोग के, चूंकि सर्वे में ये बातें सामने आई कि मंडल आयोग के तहत जो 27% आरक्षण है उसमें लगभग 1000 जातियों का देश भर में कोई उसका लाभ नहीं मिला है। तो उस सर्वे के आधार पर जो है रोहिणी आयोग गठन हुआ। रोहिणी आयोग लगभग अपना रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की ताकत जो है किसी भी सरकार को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाएगी। प्रियदर्शी रंजन सर 2-3 कारण इन्होंने जीतन राम मांझी, ठीक है, हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। संजीव सर बार ये सवाल पूछ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, और ये क्या विधानसभा चुनाव तक नहीं टाला जा सकता था, या अभी से ही कोई संभावित ऐसा खतरा भाप चुके हैं और दोनों ही दल एक दूसरे से आशंकित हैं, सशंकित हैं, क्या वजह है सर? प्रियदर्शी रंजन सर। हाँ देखिए क्या है, चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को ट्रिकी कर दिया है और जो खतरा है निश्चित तौर पर है और संभावनाओं की तलाश जारी है। क्योंकि चिराग पासवान के आने के बाद अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच भले ही गलबहियां का रिश्ता हो, लेकिन ये रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। जिस तरीके से 90 दिन भी नहीं हुए और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर हो गए हैं, उस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार में गलबहियां के दिन कम, मुझे लगता है कि 30 दिन से ज्यादा नहीं हुए और ये ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। क्योंकि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के बाद एनडीए में चिराग पासवान बने रहते हैं तो उनका अगला निशाना नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार इसलिए होंगे चूंकि जब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की हिस्सेदारी की बात होगी तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं 100% स्ट्राइक रेट का हवाला दे करके उतनी सीटों की मांग करेंगे जिस पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐतराज होगा। और उन सीटों पर चिराग पासवान की नजर है जहां जनता दल यूनाइटेड जीतती रही है। तो आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार बनाम चिराग पासवान की भी राजनीति देखने को मिलेगी अगर एनडीए में चिराग पासवान बने रहते हैं। तो ये इस तरीके से इस पूरे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने एक नए तरीके से बखेड़ा खड़ा कर दिया है और ये बखेड़ा जायज भी है क्योंकि चिराग पासवान अब तो मांगेंगे ना सीट। उनका पिछली बार वो अकेले लड़े थे, इस बार उनकी क्या हैसियत है, 5 सीट वाली पार्टी है तो इस बार उनकी हैसियत बड़ी हो गई है। हालांकि ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में और बिहार विधानसभा चुनाव की बात होती है तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन करते हैं या लोक जनशक्ति पार्टी जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करती है वो बिहार विधानसभा चुनाव में कभी नहीं दोहरा पाई है। आंकड़े इसके गवाह हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब लगता है कि शायद उनका फ्रेम ठीक है। संजीव सर पर अब मिल रही है आपको? ठीक है सर, अब सवाल आपसे, आपकी बातें अधूरी रह गई थी, 2-3 चीजें आपने हरियाणा का एग्जांपल दिया, लेकिन प्रियदर्शी रंजन सर और अभी सर दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट हैं प्रदीप झा सर, उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई कि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स में जो अभी बात प्रियदर्शी रंजन सर कह रहे हैं उसी से हम शुरुआत करते हैं कि प्रदर्शन लोकसभा में उनका कुछ और होता है, विधानसभा में कुछ और हो जाता है, लेकिन गाइडेंस वाली बात हम छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी क्या थी और क्या, हम ये तीनों मेहमानों से ये सवाल पूछ रहे हैं, और चिराग पासवान के लिए क्या ये स्टैंड लेने का सही समय है? अभी तक तो ये कहा जा रहा है, लगातार वो प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कहने पे ऐसा उन्होंने किया इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें। क्या कहेंगे उनके फैसले को लेकर?
संजीव सर। देखिए आशीष जी, जब लोकसभा चुनाव से पहले जब सीटों के बंटवारे का पेच फंसा था तो आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कहा था कि हमारा तो जनता से गठबंधन है। फिर ऐसी क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी कि चिराग पासवान की मन की मर्जी की सीटें उन्होंने अलॉट कर दी। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई सर्वे होगा, कोई रिपोर्ट्स होगा कि जो पशुपति कुमार पारस में कुवत नहीं है जो चिराग में कुवत है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल पार्टी है। जो एलके आडवाणी जी को किनारे लगाया जा सकता है जिस पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को, बलराज मधोक जैसे लोगों को किनारे लगाया जा सकता है, तो चिराग पासवान क्या चीज है? ये पॉलिटिक्स प्रोफेशनलिज्म है इनका। उसमें अगर चिराग पासवान में कोई दम नहीं होता तो चिराग पासवान को कब तक किनारे लगा दिए होते और लगाने की कोशिश करी। इनका घर भी खाली करवाया गया था, आपको याद तो है सारा कुछ। और पारस जी को मंत्रिमंडल में भी लिया गया था, यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी जी थे। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि पारस को इन्होंने सीट भी नहीं दी, पारस को हाशिए पे भी डाल दिया, चिराग पासवान को सीट भी दी और मंत्री बना लिया। चिराग पासवान ने 4-5 बिलों पे, वक्फ वाले बिल पे भी, चाहे ये सब कैटेगराइजेशन वाला मसला है, सारों पे उन्होंने स्टैंड लिया। तो बात यह है कि हम और आप चाहे जितनी राजनीति करें कि वो किसके बहकावे में है, क्या है, जितना हम लोग बोले अपना अंदाजा लगाएं, कुछ फैक्चुअल पोजीशन जो घटनाक्रम है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी थी कि चिराग पासवान को गठबंधन में बनाए रखा और पशुपति को बाहर किया। सवाल ये था कि उनको पता था कि पासवान वोट जो है इनके साथ है। और देखिए, बड़ी एक स्पष्ट बात है कि इस देश में आप चाहे जितनी मजबूत पार्टी हो, चिराग पासवान तो एक बिहार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, 10 करोड़ सदस्य संख्या है, जिनपिंग के भारतीय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भी जो पीछे छोड़ने का दावा करती है, डेमोक्रेटिक एंगल से पूरे देश को आज तक जीत नहीं पाई। 65 करोड़ मतदाताओं में से 22 करोड़ मतदाताओं ने इनको मात्र वोट दिया है। तो चिराग पासवान जितना बिहार लेवल पे कमजोर है, तो राष्ट्रीय स्तर पे आज भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे है। और राजनीति में कोई संत बन के नहीं आता है, सब मौके के इंतजार में होते हैं। आज चिराग पासवान को मौका मिल गया, चिराग पासवान अपनी राजनीति कर रहे हैं, बेहतर नेगोशिएशन कर रहे हैं। हर पॉलिटिशियन ऐसे नेगोशिएशन करता है। आप क्या सोचते हो कि चंद्रबाबू नायडू नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू स्पेशल पैकेज भी ले गए, अमरावती का ड्रीम प्रोजेक्ट भी अपना बहुत तरीके से कर रहे हैं। और वक्फ का जो पूरा बिल जो कमेटी को भेजा गया है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो नायडू ने किया। नायडू वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं जो अपने ससुर के पीठ में छोरा घोपा था और जिनको प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि ये तो बहुत ही दगाबाज दामाद है। और वो जो है उन्होंने सरकार में शामिल होकर वक्फ को वापस करवाया। तो सवाल ये है कि इस समय एलाइड फोर्सेस जितने भी हैं, चाहे नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, ये सारों का महत्व नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को आप खुद एनालिसिस कीजिए, ज्यादा बहुत क्यास लगाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी पहली बार 10 साल में किसान मूवमेंट जब हुआ था तो एक फैसला वापस लिया था, बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था, 1 साल फिर वापस लिया था। इतने मजबूत थे, 300 सीट पे दावा ऐसा था कि राजीव गांधी 400 सीट लेकर गए थे, लेकिन 300 सीट पे ही इतने ज्यादा मजबूत थे, लेकिन घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। आज क्या स्थिति हो गई कि जो किसान 1 साल बैठा रहा वहां पे और 700-800 किसानों की मृत्यु हो गई बॉर्डर पे बैठे हुए, और आज वो किसान के जैसे बिल पे आज ब्रॉडकास्ट बिल लाने से ही सरकार डर गई, वापस ले लिया, दोबारा उस पर मंथन हो रहा है, वक्त कमेटी को भेज दिया। तो आफ्टर ऑल देखिए, डेमोक्रेसी में जो संख्या बल होता है उसका बड़ा महत्व होता है। चिराग पासवान इस चीज को समझ रहे हैं। चिराग पासवान कोई बच्चे तो है नहीं, मुझे भी लगता है कि 35-40 साल की उम्र के होंगे ही, राजनीति में 10-15 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया है, तो लुटियंस जोन्स की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। उनको पता है कि कौन कहां से खेल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए सब कुछ साथ जुड़ा होता है। चिराग पासवान इतने भोले नहीं है कि नीतीश कुमार के कहने पर चल रहे हैं। उनको यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनल पॉलिटिक्स में अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है, उसमें संघ जो है नरेंद्र मोदी की पसंद को अब नहीं बिठाने जा रहा है। पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली में विफल हो गया। अब केरला की मीटिंग में फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना तय है कि इस बार जो है जो नरेंद्र मोदी जी के मर्जी से नहीं होगा। तो क्या चिराग पासवान को ये राजनीति नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की इनर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है,
क्या उनके अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है? योगी आदित्यनाथ किस ढंग से आंख दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, सीधा आंख दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए, डंके की चोट पे आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। तो क्या चिराग पासवान इतने भोले हैं? क्या आदित्यनाथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, नायडू कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान को पता नहीं है? चिराग पासवान देख रहे हैं जब सारे खेल कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों साधु बने रहे? इसी बहाने अगर वो कह रहे हैं कि हम झारखंड में 90 के 90 सीट पे लड़ेंगे, इसी बहाने हो सकता है भर्ती गंगा में वो भी हाथ धो ले, 2-3 सीट ही ले ले। 90 सीट उनको पता है कि हमको नहीं मिलना, लेकिन 2-1-3 सीट भी अगर इस लड़ाई पे ले गए कि चंपई सोरेन जब ले रहे हैं, जब वहां पे सुदेश महतो ले रहे हैं कुर्मी वोट पे, तो थोड़ा बहुत तो 1-2% पासवान बिरादरी झारखंड में तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में पासवान नहीं होंगे, तो 1-2 सीट पे नेगोशिएशन वो भी करना चाहते होंगे कि हमारे भी बंदों को 2-3 सीट मिल जाए। जब आरजेडी 1 या 2 सीट ले लेती है यूपीए में, शिबू सोरेन ले लेती है, तो चिराग पासवान उसी हिसाब से जेडीयू के तर्ज पे 1-2 सीट लेंगे। 90 सीट उनको भी पता है कि 10 सीट उनको बीजेपी वहां नहीं देने जा रही है, लेकिन 90 की धमकी देंगे तभी तो 2 मिलेगा। जब आपको पता है उन्होंने कहा था कि जनता से गठबंधन है, 5 सीट पे माने कि नहीं माने? 6 नहीं दिया, 1 घटा दिया, चलिए 5 तो दे दिया ना। तो मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली के लुटियंस जोन में जो भी घुमावदार पॉलिटिक्स होती है, उससे चिराग पासवान बेहतर रूप से वाकिफ है और वो उसका सीधा पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहे हैं। और सीधी सी बात है, इस फेडरेशन ने उनको एक मौका दिया है। ये दर्शी रंजन सर, वो स्थापित हुए हैं, जिस ढंग से उन्होंने हल्ला किया पासवान बिरादरी में, वो फिर से स्थापित हो गए। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले उनके चाचा को लाएं, चाहे उनको जिसको लाएं, जो सब फेडरेशन पे जो पासवान ने, जो चिराग ने स्टैंड ले लिया, तो उनका वोट बैंक वहां पे सुरक्षित हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अब पशुपति कुमार पारस भाजपा के झोली में चले जाए, नीतीश कुमार के झोली में चले जाए, रेड्डी के झोली में चले जाए, पासवान इंटैक्ट है चिराग के साथ। ये बड़ी क्लियर कर चिराग के साथ पासवान वोटर, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। प्रियदर्शी रंजन सर, देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि 5 सांसद अगर उनके जीत करके आते हैं, इस बात का क्रेडिट 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी और चिराग का स्ट्राइक रेट 100% रहा। ऐसे में चिराग पासवान का मनोबल हाई है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कहना मुश्किल। लेकिन संजीव सर, एक बात जो अभी कह रहे थे उसमें मेरा एक काउंटर सवाल था आपसे, आगे लेंगे अभी सवाल। कह रहे थे कि छुरा भोंकने का काम किया। सर, राजनीति में मुझे लगता है कि जिस छुरे से हमला होता है उसी छुरे से कभी केक भी काटा जाता है, मछली भी खाई जाती है। और बड़े एग्जाम्पल है मुकेश सहनी, अभी तो साथ हैं तेजस्वी यादव के। खैर चलिए, प्रियदर्शी रंजन सर, जो बात कह रहे हैं वोट बैंक वाली बात, इसमें एक बेस नजर आता है, आधार नजर आता है। चिराग पासवान की राजनीति एक वैसे तबके से है, उनकी पूरी राजनीति। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन जगहों पे उनके सांसद चुन के आए सिर्फ पासवान वोटों से जीत गए, लेकिन एक पैन इंडिया पहचान के साथ साथ पासवान के वो इकलौते बड़े लीडर हैं इस देश में। ये कहने में अगर आप मतलब इसमें सहमति रखते हैं तो अपनी बात रखिए, असहमति रखते हैं तो भी अपनी बात रखिए। चिराग पासवान क्या पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं या नहीं? मैं पासवान समाज के साथ साथ चिराग पासवान को दलितों का बड़ा नेता मानता हूं। जिस तरीके से मायावती हाल के दिनों में नेपथ्य में चली गई हैं और रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दलितों की सबसे मुखर आवाज, सबसे सबल नेता कोई है तो वो चिराग पासवान है। आज दलित की कोई पार्टी बताइए जो इतनी मजबूत स्थिति में हो कि 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतता हो। कोई ऐसा नेता हो जो बताइए जिसकी आवाज इतनी मुखर हो, जो इतनी तत्परता के साथ दलित के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा हो। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान बहुत ही मजबूत दलितों के नेता है और पासवानों के तो एक छत्र नेता है। पासवान पशुपति पारस आज भी भारतीय जनता पार्टी जितना प्रयास कर ले कि हम पशुपति पारस को साध करके पासवान राजनीति को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन मुझे ये मुश्किल नजर आता है। पशुपति पारस को तो पाले में कर लेंगे, लेकिन पासवान वोट को पाले में कर पाएंगे, इस पर बहुत बड़ा संदेह है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रही है कि, लेकिन इसमें कामयाबी उन्हें कभी नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने भी अपने बेस वोट बैंक को छोड़ करके कई ऐसे नेताओं को प्रोजेक्ट किया है सर, एक सवाल को भी समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई विश्लेषक कहते हैं, कई लेख लिखे गए कि सवर्ण प्लस दलित की जो राजनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी साधने, हालांकि जाति की राजनीति से अलग, इसको एक हिंदुत्व की राजनीति में अंदर खाने की यह बात है। लेकिन क्या वजह, हाँ,
क्या वजह रही सर कि इस तरह का कोई दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं उभर पाए? यह नेतृत्व पर ही सवाल है। संजय पासवान थे लेकिन उनको भी उस तरह से तरजीह नहीं मिली सर बिहार भाजपा में। नहीं मिली, संजय पासवान जी को भी तरजीह उस तरीके से नहीं मिली, उस तरह की कामयाबी भारतीय जनता पार्टी में वे हासिल नहीं कर सके। और चिराग पासवान और रामविलास पासवान की भी राजनीति को समझिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो रही है कि दलित प्लस सवर्णों का इक्वेशन बनाया जाए, उसी तरीके से रामविलास पासवान पहले जो राजनीति करते थे वे दलित प्लस सवर्ण की राजनीति करते थे, खास करके दलित प्लस भूमिहार ब्राह्मण। उसी तरीके से चिराग पासवान की भी जो राजनीति रही है, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की जो सफलता को आप देखेंगे तो उसमें उनके पासवान बिरादरी, पासवान जाति का तो योगदान रहा ही, उसके बाद सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो उनके दूसरे जो हार्डकोर, जो उनके साथ जुड़ी हुई जो जातियां रही हैं, मैं इशारों में कह रहा हूं, उनका ही योगदान रहा है। जो नीतीश कुमार से और एलजेपी से इकलौते कैंडिडेट थे, राजकुमार सिंह जीत करके आए थे, भूमिहार समाज से आते हैं वो। बिल्कुल भूमिहार समाज से आते हैं। और जहां जहां चिराग पासवान को वोट मिला है उनकी पार्टी को, उन विधानसभा क्षेत्रों का आप एक बार अगर सर्वे करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको किसने वोट दिया। रामविलास पासवान की मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दलित और सवर्ण राजनीति को वे किस तरह से साधना चाहते थे। 90 के दशक में जब नक्सल का दौर चल रहा था और वो 2005-2004 तक चलता रहा, उस दौरान रामविलास पासवान ने कहा था, एक बयान दिया था कि इस खून खराबे में, बहती हुई खून में सिर्फ दलितों का और सवर्णों का खून क्यों है और एक जाति विशेष का खून क्यों है। और इस तरीके से उन्होंने दोनों को समझाने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का दलित और सवर्ण राजनीति को, कि इसमें कोई तीसरा लड़ा रहा है, कुछ तरीके की बात है कि तीसरा हम दोनों को हाँक रहा है। और इस तरीके से रामविलास पासवान ने एक जो धारा शुरू की थी उनको कामयाबी मिली। 29 सीटें जो आई थी 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान को, तो इसी समीकरण के बूते आया था। उस समय इनको 13 पॉइंट कुछ प्रतिशत वोट आया था। तो 13 पॉइंट कुछ प्रतिशत अगर वोट आया तो कहीं ना कहीं इसमें एड ऑन हुआ होगा वोट किसी न किसी का, चूंकि पूरे बिहार में पासवान की जाति की अभी भी 6% से अधिक आबादी नहीं है। तो जब इतना बड़ा वोट आया तो कहीं ना कहीं योगदान रहा। और उसी मॉडल पर चिराग पासवान भी काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ विडंबना यह है कि तमाम जातियों में बड़ा नेताओं को खड़ा करने के बाद भी पासवान जाति में इनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। संजय पासवान पर इन्होंने दाव लगाया था। जी, कुछ दर्शकों का सवाल है। अब मैं एक सवाल ले लेता हूं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, देखिए हमारे पास सभी दर्शकों के कमेंट आए हैं। अनिका कुमारी जी लिख रही हैं, इनके सवाल गंभीर हैं, जवाब दीजिएगा सर। इस संभावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। ये कह रही है कि चिराग पासवान, ऐसी संभावना है कि तेजस्वी के साथ विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं। कितना इस बात को आप सही मानते हैं और इसकी संभावना? देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है सर। यहां पीडीपी का गठबंधन भाजपा से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, जी सही है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। अगर मैंने पहले भी शायद एक बार कहा है कि अगर मान लीजिए फॉर अ मिनट कि अगर आरजेडी को मुसलमान वोट देना बंद कर दे तो हो सकता है तेजस्वी यादव भी बीजेपी के साथ चले जाए। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते ना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जैसे अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे कि मैंने ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में, पासवान जाति से दलितों में कोई नेता क्यों नहीं डेवलप कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए किसी भी जाति से भारतीय जनता पार्टी बिहार में नेता डेवलप नहीं कर पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, मैंने बताया, मजबूरी है कि वो जातिवादी राजनीति नहीं कर सकती। और जो जातिवादी राजनीति के दौर में तब तक कोई अपनी जाति का, क्योंकि आप अगर लिस्ट निकाल कर अगर देखिए तो अधिकतर जाति के सबसे बड़े नेता उन जातियों के रॉबिन हुड टाइप के लोग ही है। ठीक है, तो अब जैसे बीजेपी जो है, पप्पू यादव कहां से लेकर आए? पप्पू यादव के साथ या लालू यादव के साथ यादव जाति के लोग हैं। रामविलास पासवान के साथ दलित है। तो बीजेपी के साथ, जैसे देखिए अगर सत्यदेव नारायण आर्य की बात करें, अगर आशीष जी तो बहुत पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनकी छवि जो है वो जाति, अपनी जाति से नहीं है। कामेश्वर पासवान थे, संजय पासवान का नाम आपने लिया है अभी। संजय पासवान से पहले उसी नवादा संसदीय सीट से जो है कामेश्वर पासवान सांसद हुआ करते थे, और वहां से जो है, लेकिन वो सांसद भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी पहचान जो है अपनी जाति के नेता के रूप में नहीं रही। कई पिछड़ी जातियों से नेता भारतीय जनता पार्टी के बिहार में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद
उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष एक यादव जाति का व्यक्ति थे, जगदम्बी प्रसाद यादव, लेकिन उनकी पहचान जो है अपनी जाति से नहीं है। तो इसीलिए जाति की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, आज भी नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन जाति के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो इसी जातिगत राजनीति के दौर में अगर आप ये अपेक्षा करेंगे वैसे दल से कि जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो फिर वो जातिवादी नेता कैसे पैदा कर पाएगी? ठीक है। आखिरी सवाल संजीव सर आपसे। सवाल दर्शकों का था, क्या विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो स्वरूप अभी है इसे आप अलग देख रहे हैं या इंडिया गठबंधन के स्वरूप में कोई विस्तार होता देख रहे हैं? सीधा सवाल है सर। नहीं देखिए, अभी 3 राज्यों के इलेक्शन जब संपन्न हो जाएंगे उसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा, और मुझे नहीं लगता कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार रहेगी तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। मंत्री पद एक ऐसा पद होता है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, और चिराग पासवान क्यों जाएंगे? बेहतर नेगोशिएशन की पोजीशन में विद इन एनडीए है। भाई आप एक बात बताओ कि सब कैटेगराइजेशन से कि लेटर एंट्री उन्होंने रोका दी, नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट को उन्होंने वापस करवा दिया, तो 2-4-10 सीट पे नेगोशिएशन कर लेंगे। चिराग पासवान को पता है कि हमको 100 सीट मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन एक सम्मानजनक सीट भारतीय जनता पार्टी वहां दे देगी कि हाँ आप इतने पर लड़ लीजिए। तो क्यों जाएंगे? बस प्रेशर टैक्टिक्स बनाते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय जो जो गठबंधन की सरकार चलती थी उसमें एलाइज फोर्सेस के जो प्रेशर टैक्टिक्स था वो अच्छा चलता था और वो अपना काम करा जाते थे। लगभग उसी परिस्थितियों में और लगभग वही परिस्थितियां वर्तमान सरकार के पास है, और ये सरकार फिलहाल अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। 3 राज्यों के चुनाव के बाद कुछ उठापटक हो तो हो, और विद इन बीजेपी अगर कुछ उठापटक पहले देखा जाएगा, बाहर से उतना भी खतरा नहीं है। और कुछ और भी सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी आती है, क्या आती है, उस सिचुएशन के आधार पर सरकारों पर बड़ा असर पड़ता है कि आगे क्या होता है, अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतता है। वैसे सारे गवर्नमेंट्स जो है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो वेस्टर्न जो फोर्सेस है उनका बड़ा रोल प्ले करते हैं वो सारी चीजों के बाद ही तय होगा। तो चिराग पासवान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वो रहेंगे इधर ही। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी बात मनवाते रहेंगे। और दूसरा, प्रदीप जी की बात में एक बार मैं आज और बताता हूँ कि बीजेपी धर्म के और जाति के कॉकटेल करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां जो सूट करता है उसको इस्तेमाल करती है। जहां धर्म नहीं चलता वहां जाति चलती है। हरियाणा में मुसलमान सिर्फ मेवात बेल्ट में है तो बीजेपी वहां पे धर्म की राजनीति नहीं करती, वहां जाति की राजनीति करती है। जाट वर्सेस नॉन जाट। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि वो नॉन जाट हैं, ओबीसी बिरादरी से हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी कभी भी स्ट्रॉन्ग तर्क रखने वाला, स्ट्रॉन्ग कोई जाति का नेता होगा तो उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। इनको थोड़ा सा कमजोर कमर वाले लीडर्स चाहिए होते हैं जो पार्टी में यस मैन बने रहें, और जो भी थोड़ा सा आंख दिखाता है उसको आउट कर देते हैं। संजय पासवान इसके उदाहरण होते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह इसके उदाहरण थे, वसुंधरा राजे उदाहरण है। जो भी थोड़ा दमदार आवाज रखने वाला और तर्क से बात करेगा उसको पार्टी हाशिए पे लाती है। बाकी बीजेपी हर राजनीति में जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो कुटिल चालें होती है, धर्म करना, हिंदू मुसलमान को भिड़ाना है, हिंदू मुसलमान को भिड़ा देंगे। जहां भूमिहार राजपूत को भिड़ाना है, भूमिहार राजपूत को भिड़ा देंगे। जहां ओबीसी यादव वर्सेस नॉन ओबीसी, अति पिछड़ा पिछड़ा कराना है वो भी करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी हर खेल करती है। साउथ में जाएगी तो माला मडिग्गा को ला देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ही सबसे पहले तेलंगाना में माला मडिग्गा की बात करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति की जितने भी कुटिल चाल है सत्ता प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ चाल नहीं, कुटिल चाल, वो सारे चाल का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। विशुद्ध जाति की राजनीति करती है। जहां मुसलमान सामने नहीं आएगा वहां जाति सामने आ जाएगा, जहां मुसलमान सामने आ गया तो वहां तो काम चल ही रहा है हिंदू मुसलमान का। चलिए, लेकिन ये करता है कि केंद्र में आप कितने मजबूत हैं, और 240 वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल चिराग पासवान सिरदर्द जरूर बने हुए। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, हम आगे इस चर्चा को इसी पैनलिस्ट के साथ अगले कुछ दिनों में हम जरूर लाएंगे। प्रदीप सर आपका, संजीव सर आपका और प्रियदर्शी रंजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान की जो राजनीति है वो राजनीति क्या इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से अलग लाइन पर चलनी शुरू हो चुकी है, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी अलर्ट मोड अपना लिया है और
तमाम वैसे नेताओं को, उन चेहरों को भी तरजीह देना अब शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में पशुपति पारस उनके हिस्सा हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।